हमारा ये एपिसोड इस तरह स्टार्ट होता है कि हम माई को अपने क्लासमेट के साथ ये फेंग को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही थी। तभी बॉल आकर माई को लग जाती है, जिसको देखकर ये फेंग उनके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, चलो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। दूसरी तरफ फेई मुयांग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम प्रोडक्शन टीम में आने के बाद पागल हो गए हो। आखिर तुमने अपनी जगह लिंग ही को यूनिवर्सिटी कैसे जाने दिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। तो मुयांग उससे कहता है कि तुम मेरा प्लेस ले सकती हो। तो फेई उससे पूछती है कि क्या तुमको लिंगी याद है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी वो सामने से लिंगी को ये फेंग के साथ आते हुए देखती है। ये फेंग फेई को वहां देखकर उससे पूछता है कि क्या कोइंसिडेंट है, तुम भी यहाँ मेरा बास्केटबॉल गेम देखने आई हो। उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर लिंग ये फेंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो वो हाँ करता है और बताता है कि हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं फैक्ट्री के बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। देन फिर वो मुयांग को देखकर फेई से उसके बारे में पूछता है। तो फेई उसको बताती है कि ये वही हीरो है जिसने लोगों की जान बचाई थी, जिसको जानकर ये फेंग मुयांग को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। तो फेई उसको वहां से जाने के लिए कहती है, तो वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम फेई और लिंगी को साइड में बातें करते हुए देखते हैं, जहां लिंगी मुयांग को देखकर फेई से कहती है कि इसको ऐसे देखकर लगता ही नहीं है कि इसकी मेमोरी लॉस हुई है। तो फेई उससे कहती है कि वो बस अपने पास्ट को भूला है, बाकी वो लाइफ की काफी चीजों को सीख रहा है। मेमोरी लॉस के अलावा वो नॉर्मल पर्सन है, अगर तुम उससे डेली मिलोगी तो शायद उसकी मेमोरी भी जल्दी ही वापस आ जाएगी। फेई की इस बात को सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम उसके लिए अपनी फ्यूचर सैक्रिफाइस कर सकती हो, पर मैं उसके लिए अपने ड्रीम को नहीं छोड़ सकती। और मैं तुमको बता दूं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, तो नेक्स्ट टाइम से तुम मुझे इसके बारे में कभी बात मत करना। और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद फेई मुयांग को देखकर काफी सैड होती है कि कैसे कोई भी उसकी केयर नहीं करना चाहता है। फिर वो मुयांग को लेकर उसके ग्रैंडमा के घर जाती है ताकि वहां जाकर उसको अपना चाइल्डहुड याद आए, और ये काम करता भी है। मुयांग जब एक छोटे बच्चे को देखता है तो उसको अपने बचपन की कुछ मेमोरी याद आती है। तभी वो एक बच्चे को ट्री से गिरते हुए देखकर उसको बचा लेता है। तो उस बच्चे की मॉम मुयांग को उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है और वहां से चली जाती है। देन फिर हम फेई को मुयांग को मैडम सू के सामने ये नाटक करने के लिए कहते हुए देखते हैं कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है, जिसके लिए मुयांग मना करता है। तो वो इसके बदले उसको आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस करती है, जिसको सुनकर फिर वो ये एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे हम मुयांग को मैडम सू के सामने देखते हैं, जहां मैडम सू मुयांग को ठीक देखकर फेई की काफी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि कल मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करूंगी, जिसको सुनकर फेई काफी हैप्पी होती है। तो वही फेंग लिन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फेई को यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देना चाहती थी। फिर सब लोग मुयांग के साथ में फोटो क्लिक करते हैं। घर जाते टाइम फेई मुयांग को आज के लिए थैंक्स करती है और उसको एक आइसक्रीम लाकर देती है। इसके बाद जब वो लोग घर जा रहे थे तभी मुयांग एक शॉप पर पियानो को देखता है, तो वो उसे बजाने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है। देन जब वो पियानो को प्ले करता है तो उसको वो प्ले करना नहीं आता, जिसको देखकर फेई उसको बताती है कि जब तुम मुझे अपने ग्रैंडमा से मिलाने अपने घर ले गए थे तो उस टाइम मैंने तुम्हारे घर ऐसे ही एक पियानो को देखा था, पर बाद में वो पियानो तुम्हारी ग्रैंडमा ने स्कूल में डोनेट कर दिया था। फिर दोनों साथ में उस पियानो को प्ले करने लगते हैं। तभी मुयांग को अपने पास्ट का कुछ फ्लैशबैक याद आता है। इधर फेंग लिन मैडम सू के पास आती है और उनसे पूछती है कि मैडम सू, क्या आप सच में फेई के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में बात करने वाली हैं? पर यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए तो कैंडिडेट पहले ही सेलेक्ट कर लिए गए हैं। तो मैडम सू कहती है कि फेई ने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ही नेक्स्ट ईयर एडमिशन कराऊंगी, इस बार फेई को एडमिशन लेने दूं, क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है? तो वो मना करती है। इधर फेई लिन मेई से मिलने उसकी फैक्ट्री आती है, जहां लिन मेई वेटर का काम कर रही थी। फेई को वहां देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, क्या कोई गुड न्यूज़ है? तो फेई उसको बाहर ले जाती है और बताती है कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होने वाला है, जिसको सुनकर लिन मेई उसके लिए काफी खुश होती है। थोड़ी देर बाद जब लिन मेई अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसको खाना बनाने के लिए कहती है, क्योंकि उनका मानना था कि शादी के बाद लड़की फैमिली का पार्ट नहीं होती है। उनकी ऐसी सोच से लिन मेई को काफी बुरा लगता है, तो वो जल्दी से कॉल सेंटर जाकर टिंग को कॉल करती है और उसको जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है और बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती। तो टिंग उसको वापस आने से मना करता है और उससे कोई दूसरा बॉयफ्रेंड खोजने के लिए कहकर कॉल कट कर देता है। उसके ऐसे बिहेवियर से लिन मेई को काफी बुरा लगता है, तो वो वहीं रोने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहां फेंग लिन और उसका बॉयफ्रेंड मुयांग पर नजर रखे होते हैं।
बॉयफ्रेंड के पूछने पर फेंग लिन उसको बताती है कि मुझे बिलीव है कि इसकी मेमोरी वापस नहीं आई है, जिसका मतलब है कि फेई मैडम सू को धोखा दे रही है। जिस बात को कंफर्म करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड मुयांग के सामने एक पेशेंट बनकर जाता है और गिरने की एक्टिंग करता है, जिसको देखकर मुयांग उसको उठाता है, जिससे बॉयफ्रेंड कंफर्म हो जाता है कि मुयांग को कोई भी मेमोरी याद नहीं आई है। तो वो ये बात फेंग लिन को बताता है। तो फेंग लिन ये बात जाकर मैडम सू को बताती है और मुयांग की रिकवरी रिपोर्ट दिखाती है, जिसके अकॉर्डिंग मुयांग की अभी पूरी मेमोरी वापस नहीं आई है, जिसको देखकर मैडम सू फेई को मिलने के लिए बुलाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम फेई को मैडम सू के सामने देखते हैं, जहां मैडम सू उसे पूछती है कि फेई, सच बताना, क्या रियल में मुयांग की मेमोरी वापस आई है? जिनकी इस बात को सुनकर फेई हैरान हो जाती है। तो मैडम सू उससे कहती हैं कि अगर फेंग लिन ने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो तुम मुझे ये बात कभी नहीं बताती। उनकी इन सभी बातों को सुनकर फेई उनसे इसके लिए माफ़ी मांगती है और बताती है कि हाँ, ये बात सच है कि मुयांग की पूरी मेमोरी वापस नहीं आई है, पर कुछ कुछ बातें उसको याद आ रही हैं और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उसकी पूरी मेमोरी भी वापस आ जाएगी। जिसकी इस बात को सुनकर मैडम सू फेई को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मना कर देती हैं, जिसको सुनकर फेई को काफ़ी बुरा लगता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो रिवर के पास बैठकर फेंग लिन की कही गई बातों को याद करती है और हमें उसे फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां फेंग लिन फेई से कहती है कि इतना इंटेलिजेंट होने का क्या फ़ायदा, अब तुम्हारी जगह मेरा बॉयफ्रेंड यूनिवर्सिटी में जाएगा, और उसको धमकी देते हुए कहती है कि क्या होगा अगर ये बात पूरी फैक्ट्री में फैल गई तो तुम कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगी, और उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है। प्रेजेंट में फेई इन सभी बातों को याद करके बहुत सैड होती है। वहीं दूसरी तरफ हम मुयांग को देखते हैं। नर्स उसको बताती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो ताकि हम ये बेड दूसरे पेशेंट को दे सकें। तो मुयांग वहाँ से चला जाता है, जबकि इधर फेई मिस चैन से कहती है कि अब मैं क्या करूं, इतने सालों से मैं बस कॉलेज जाना चाहती थी, पर अब वो रास्ता भी बंद हो गया है, और बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम फेई को किसी प्लेस पर किसी का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वो लिन मी को उसके ब्लाइंड डेट वाले पर्सन के साथ देख लेती है। फेई को देखकर वो ब्लाइंड डेट वाला वहां से चला जाता है। फिर हम दोनों बातें करते हुए देखते हैं, जहां लिन मेई फेई को अपने और टिंग के बारे में बताती है और ये भी कि उसकी फैमिली उसको शादी के लिए फोर्स कर रही है। तो फेई उसको रोने से मना करती है और कहती है कि मैं इसके बारे में टिंग से बात करूंगी, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। रात में जब फेई अपने कमरे में होती है तो याद करती है कि कैसे उसका भाई उसकी सभी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। वो इन सभी बातों को याद करके खुद से कहती है कि टिंग, तुमने मेरे लिए अपनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया, पर इस बार तुमको मेरा विश पूरा करना ही होगा। अगले दिन वो लिन मेई को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि लिन मेई, क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकती हो? मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनोगी। तो लिन मेई उसको बताती है कि मैं कभी भी दूसरा बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में नहीं सोची थी, वो तो मेरी फैमिली मुझे ब्लाइंड डेट्स के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। नेक्स्ट सीन में फेई जब घर आती है तो वो मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड, मैं वापस आ गई हूँ, और उनसे पूछती है कि क्या किसी ने आज मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज किया था। तो मॉम हाँ करती है और बताती है कि पर मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि तुम अभी कॉलेज जाना चाहती हो, इसलिए हम तुमको इसके लिए फोर्स नहीं करना चाहते हैं, और वैसे भी जब तक तुम खुश हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फेई उनसे कहती है कि मॉम डैड, मैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी दो कंडीशंस है। पहली, उसके लड़के के पास एक घर हो, और दूसरा वो 30 से कम एज का हो और वो देखने में डिसेंट लगे। जिसके इस कंडीशन को सुनकर मॉम डैड उससे कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो वो साफ मना कर देती है। तो मॉम उससे कहती है कि ठीक है, मैं कल की तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर दूंगी, जिसके लिए फेई रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो अपने ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहां मिस लियू फेई को देखकर उसकी तारीफ करती है कि तुम आज काफी प्रिटी लग रही हो, और उसको उसके ब्लाइंड डेट वाले लड़के से मिलाती है, जो लड़का ये फैंग होता है। फिर मिस लियू फेई को उसके बारे में बताती है और उनको बात करने के लिए अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुयांग एक लड़की का स्केच बना रहा था। तभी उसके पास नर्स आती है और उसके स्केच को देखकर मुयांग से कहती है कि मैं ऑलवेज देखती हूँ कि तुम इसी लड़की का स्केच बनाते रहते हो, आखिर ये लड़की कौन है? तो मुयांग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस इसको अपने ड्रीम में देखता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर नर्स कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जरूर ये लड़की तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। जिसकी इस बात को सुनकर मुयांग उससे फेई के बारे में पूछता है, तो नर्स उसे कहती है कि तुम्हारे साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए उसको डेली तुमसे मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुयांग उससे फेई को बुलाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेई और ये फैंग को देखते हैं, जो अपने पसंद नापसंद के बारे में बातें कर रहे थे। तो ये फैंग फेई से पूछता है कि तुमको क्या करना पसंद है। तो फेई उसको बताती है कि मुझे किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद है। तो ये फैंग कहता है और मुझे भी। फिर दोनों वहाँ से मूवी देखने जाते हैं। देन जब दोनों मूवी देख रहे थे तो ये फैंग उस मूवी को देखकर सोने लगता है। मूवी एंड
होने के बाद जब दोनों जा रहे थे तो ये फैंग उससे कहता है कि ये मूवी काफ़ी बोरिंग थी। उसी टाइम वहाँ फेई की मॉम आ जाती है और ये फैंग को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। तो ये फैंग उनके साथ घर जाता है। ये फैंग को वहाँ देखकर सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। घर जाकर मॉम उसको फेई के डैड से मिलाती है। जब वे लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी वहाँ फेई के कमरे से मुयांग निकलता है और फेई से जाकर बातें करने लगता है, जिसको देखकर ये फैंग के साथ फेई की मॉम भी शॉक्ड होती है। फिर दोनों के बीच हर चीज़ को लेकर कंपटीशन होने लगता है, जिसको देखकर डैड मॉम के पास जाकर दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। मॉम डैड को ये फैंग और मुयांग के बारे में बातें करते हुए सुनकर फेई जल्दी से मुयांग के पास जाती है और उसको वहां से लेकर बाहर जाती है। बाहर आने के बाद वो मुयांग से पूछती है कि तुमको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। तो मुयांग उसको बताता है कि मैंने इसके बारे में नर्स झाओ से पूछा था। तुम मुझसे मिलने 5 दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रही थी, बताओ तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी। तो फेई उसकी बातों का कोई आंसर ना देते हुए उसको डांटने लगती है कि मैंने तुमको क्लॉथ वॉश करना सिखाया था, फिर भी तुम्हारी शर्ट इतनी डर्टी क्यों है। तभी वो उसका शूलेस खुला देखती है तो उसे बांधने लगती है, जिनको ऐसे बातें करते हुए ये फैंग लिन भी देख रही थी। फेई मुयांग को वहां से जाने के लिए कहती है तो मुयांग उससे कहता है कि तुम मुझसे इसलिए मिलने नहीं आई क्योंकि तुम अपने ब्लाइंड डेट वाले के साथ मूवी देखने गई थी। जिसकी इस बात को सुनकर फेई हैरान होती है और पूछती है कि तुमको इन सब के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताता है कि मैं तुमको ढूंढने तुम्हारी फैक्ट्री गया था तो वहीं से पता चला। तो फेई उसको अभी यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो मुयांग उसको पहले वहां से जाने के लिए कहता है। तो फेई वहां से अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर फेई डिवर के बाद ये फैंग को छोड़ने जा रही थी तो ये फैंग उससे पूछता है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो। तो फेई उसको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है कि मेरा एक बड़ा भाई है और वो कंट्री साइड रहता है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड तुमसे काफ़ी अलग है। फिर तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी मॉम मैडम शू इसके लिए मानेंगी। तो ये फैंग उससे कहता है कि मेरी मॉम मेरी बात मानती है तो मैं उनसे इसके बारे में बात करूंगा और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम शू को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, जहां वो ये फैंग के बास्केटबॉल कंपटीशन के बारे में पढ़कर बहुत खुश होती है और रिपोर्टर के नाम की जगह फेंग लिन का नाम देखती है। तभी वहां ये फैंग आता है तो वो उसे भी न्यूज़पेपर दिखाती है और उससे कहती है कि जिस रिपोर्टर ने इसको लिखा है ज़रूर ये काफ़ी एजुकेटेड होगी। तो वो उनसे कहता है कि ये बस एक फैक्ट है। फिर वो उनसे पूछता है कि मॉम अगर मैं मैरिज करूं और मेरी वाइफ जॉबलेस हो तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगी। तो मैडम शू डायरेक्ट मना कर देती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो मना करता है और कहता है कि अगर वो लड़की आपकी कलीग फेई की तरह हो। तो मैडम शू उसकी इस बात को सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं फैक्ट्री की मैनेजर हूँ और मैं अपनी ही एम्प्लॉय के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे फेई जब फैक्ट्री जा रही थी तो ये फैंग उसके पास आता है और उसको अपने साथ मूवी देखने चलने के लिए कहता है, जिसके साथ जाने के लिए फेई मान जाती है। जब वे लोग वहां से जाने वाले थे तभी उसके पास मुयांग अपनी शर्ट की टूटी बटन को लेकर आता है और उसे फेई को लगाने के लिए कहता है। तो ये फैंग उससे कहता है कि ये चीज़ तो तुमको नर्सेज भी सिखा सकती थी। तो फेई मुयांग को वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। तो मुयांग उनके साथ मूवी देखने जाने की बात कहता है, जिसके लिए ये फैंग मना करता है। तो वो हॉस्पिटल का रास्ता भूलने की एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम मुयांग और ये फैंग को एक ही साइकिल से जाते हुए देखते हैं, जहां मुयांग ये फैंग को साइकिल तेज चलाने के लिए कहता है। इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।